हाँ, तो चलिए बच्चे हम लोग का क्लास 9th के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टर्न आपको मोमेंटम बताया था। मोमेंटम या वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी कह सकते हो, लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए जरा ध्यान से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आप सिंपली पढ़े भी होंगे बुक में, एफ इक्वल टू एम में बोल देते हो आप लोग। एफ इक्वल टू एम में वो भी हम सही है, लेकिन वो जो है वो उसको जो एक्सटेंड किया गया, एफ इक्वल टू एम में जो आया है फार्मूला, वो दूसरे फार्मूले से आया है। वो फार्मूला क्या है? जो मेन स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का, वो वहां से है। आप सिंपली कह देते इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन ये नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है, ध्यान से सुनिए, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, मेन हम लोग का फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का यही है। इसी को आगे ब्रेक करके एफ इक्वल टू एम ए को ऑब्टेन्ड किया गया है, याद रखिएगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपका जो मेन फार्मूला है ये यही है, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद एफ इक्वल टू एम ए को भी ऑब्टेन्ड करेंगे। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए है बच्चों, लेकिन जो सेकंड लॉ है वो मेन यहीं से है। तो आप हेडिंग है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to applied force and takes place in the same direction as the applied force ओके बच्चों, ये फार्मूला लिख लीजिए। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए, मैथमेटिकल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फार्मूला हम करेंगे, एप्लीकेशन तो आगे मिलेगा। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये हेडिंग डालिए आप लोग। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए इसमें है क्या, पहले ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का मास क्या है? यम है। ध्यान से सुनते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है। मूव करते करते ये मास बॉडी देखिए यहां पर पहुंचा, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ऑब्टेन्ड हुआ? बी हुआ। फाइनल वेलोसिटी क्या ऑब्टेन्ड हुआ? बी हुआ। और ये जो हमारी मास बॉडी है ये पॉइंट ए पर है, और जहां पे ये पहुंचा वो पॉइंट बी पर पहुंचा। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए, कितना टाइम लगा इस बॉडी को मूव करने में? टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा बच्चों? टी टाइम लगा। इस मास बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव किया ये मास बॉडी, और ये पॉइंट बी पर पहुंचा
जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया, और a से b तक इस मास बॉडी को पहुंचने में t टाइम लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या फाइंड करेंगे? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए फाइनल मोमेंटम। फाइनल जो मोमेंटम आ जाएगा वो m इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। वो u था और यहां पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इनिशियल के लिए u लेंगे और फाइनल के लिए b लेंगे। उसके बाद है सो दैट, हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज टू, सो दैट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t का मतलब, चेंज का मतलब होता है डेल्टा p, और डेल्टा p का मतलब हो गया बच्चों, चेंज हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यहां पर आपने मास को कॉमन ले लिया, b माइनस क्या हो गया, u। ध्यान दीजिएगा b थोड़ा सा u से डिफरेंट बनना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपने डेल्टा p की वैल्यू आप टेंड किया, डेल्टा p इक्वल टू m इंटू बी हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसको नोट करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग है आपका मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। इस डायग्राम को बनाइए और मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तब आप आगे नोट करिएगा। स्टेटमेंट लिखिए, डायग्राम बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, comma, having an initial velocity, having an initial velocity u, having an initial velocity u, full stop, let the body be, let the body be an initial velocity u, let the body be an initial velocity u, full stop। एक मिनट जरा फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, लगता रिपीट हो गया, फिर से देख लीजिए। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, कॉमा, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, ये चीज है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, फुल स्टॉप, लेट द बॉडी be acted upon, the body be acted upon by some force F, by some force F, ब्रैकेट में F, for a time t, small t, for a time t, small t, such that its final velocity is, such that its final velocity is v, v। उसके बाद बच्चों आप लोग ये नोट करिए तुरंत, इसको आप नोट कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक का पूरा नोट करिए, तुरंत पॉज करके नोट करिए। चलिए देखिए, उसके बाद नोट हो गया। तो आपने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। चेंज इन क्या निकाला आपने, मोमेंटम निकाला आपने। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 10 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 10 लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है बच्चों। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल चुके हो v माइनस यू,
और टाइम का चेंज हम लोग टी लेंगे। फाइनल पे टाइम टी होगा, इनिशियल पे टाइम टी की वैल्यू 0 लेते हैं। यू पे जो टाइम होगा वो 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी पे टाइम क्या होगा, टी होगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, बट वी नो दैट व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी विच आर इक्वल टू ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम ए, सो दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए और एफ इज के एम इंटू ए, के एम इंटू ए। और बेटा जो के है इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी ये कांस्टेंट होता है। इट्स, ध्यान से देखिए, इट्स वैल्यू इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो दैट एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में। फिर से समझिए, हम लोग ने सबसे पहले क्या निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ। जहां रेट की बात आएगी तो समझो वहां टाइम होगा। रेट का मतलब रुपया पैसा नहीं होता है, रेट का मतलब यहां पे क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी माने चेंज इन मोमेंटम यम, ब्रैकेट में बी माइनस यू, और चेंज इन टाइम यहां पे टी आ जाएगा। तो हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, दैट इज एक्सेलरेशन। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी विच आर इक्वल टू एम ए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी विच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो पहला स्टेटमेंट था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता, जब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एम ए के बराबर हो गया, तो अभी जो स्टेटमेंट बताया न्यूटन लगा एफ इज डायरेक्टली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह हम एम ए लिख सकते हैं, एम ए लिख दिया। पूरे फिजिक्स का रूल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, के लिखेंगे, और एक के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, इट्स वैल्यू इज 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और उसके बाद फाइनली हमको क्या ऑब्टेंड हो गया, एफ इक्वल टू एम ए। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का जो है मैथमेटिकल फार्मूला है बच्चों। चलिए पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़िए। अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, हेडिंग है यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए यूनिट ऑफ फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, अभी आपने पढ़ा एफ इक्वल टू एम में पढ़ा बच्चों। देखिए एफ इक्वल टू हम लोग ने एम में पढ़ा। अब इसके देखिए 2 यूनिट यहां से बनेंगे। पहली बात, मास का क्या हो जाएगा, केजी डैश, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूला बना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन कहते हैं। इसको एन से डिनोट करेंगे। और ये जो होता है एसआई यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बच्चों। दूसरा आ जाएगा ग्राम डैश सेंटीमीटर, और ये सेकंड स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, डाइन, इसको हम लोग डाइन कहेंगे। और ये होगा सीजीएस यूनिट हो जाता है। तो सो दैट क्या लिखेंगे,
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 क्या हो जाएगा, डाइन होता है। ये तो रिलेशन आपने पीछे जाना भी होगा कि न्यूटन और डाइन के बीच का क्या रिलेशन है। जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ाया था उसमें आप देखिएगा, सारे कन्वर्जन मैंने बताए हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। ये कन्वर्जन है बेटा फोर्स का। और सुनिए, यहां पर हम नोट में 2 पॉइंट लिख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसको देखिए, अगर कहीं पर लिखा है 1 kgf, 1 kgf का मतलब होता है, इसको पढ़ते 1 kg फोर्स पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है 1 इंटू 9.8। 1 का मतलब केजी, फोर्स का मतलब यहाँ 9.8 होगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा देखिए, वहां पर हो जाएगा 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स में आ जाएगा। यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और ये 980 हो जाता है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है, तो इसका मतलब 980 किस में आ जाएगा, डाइन में आ जाएगा। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिए, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। फिर से समझिए, 1 kg फोर्स का मतलब होता है mg, ऐसे याद रखो। 1 kg फोर्स का मतलब होता है m इंटू जी, जी माने ग्रेविटी, उसका पूरा नाम है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर देखिए 1 हो गया और ग्रेविटी वैल्यू 9.8 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आया, 9.8 न्यूटन आ गया। लेकिन न्यूटन आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। और ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम फोर्स है तो 1 यहां लिखेंगे और फोर्स का मतलब 980 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 980 डाइन आ गया। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ, इससे यह रिप्रेजेंट हुआ कि इस तरीके का कहीं भी कन्वर्जन आता तो पहले आप इसमें इस तरीके से कन्वर्ट करके तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये यूनिट ऑफ फोर्स इधर और फिर लास्ट में इधर नोट कर लीजिए। ओके, पॉज करके नोट करिए। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, पॉइंट वाइज करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, पहले ध्यान से समझिए कि जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे चला ले जाता है। अपने हाथ को पीछे क्यों ले जाता है, बता सकते हैं? अपने हाथ को पीछे वह क्यों ले जाता है, कुछ पता है इसका कॉन्सेप्ट? अपने हाथ को पीछे इसलिए ले जाता है क्योंकि जो बॉल का कांटेक्ट है उसके हाथ के बीच का कांटेक्ट, बॉल का कांटेक्ट उसके हाथ के बीच में जो बॉल का कांटेक्ट है वो टाइम बढ़ जाएगा, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसके हाथ में जो है चोट कम लगेगा। क्या लगेगा, चोट कम लगेगा। कैसे, देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। हाथ में कांटेक्ट का टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। ये टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। जब फोर्स डिक्रीज होगा तो आपके हाथ में चोट कम लगेगा। समझ रहे ना? तो पहला एप्लीकेशन यही हो गया, लिखिए, द क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, लोअर्स माने नीचे की तरफ ले जाता है, लोअर्स LOWERS, लोअर्स हिज हैंड्स while catching a ball, while catching a ball because the player increases t, मतलब टाइम, increases टाइम लिख सकते हैं, increases टाइम इंटरवल, increases टाइम इंटरवल ब्रैकेट में लिख सकते हैं t। आगे लिखिए, फॉर द चेंज इन मोमेंटम, फॉर द चेंज इन मोमेंटम,
फुल स्टॉप। देयरफॉर द फोर्स exerted by his hands is less। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आइए। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें सॉकर्स लगा होता है। सॉकर्स क्यों लगा होता है? क्योंकि अगर हम अनइवन रोड पर मूव करते हैं, रफली रोड पर अगर मूव करते हैं तो आपको जर्क ना लगे, और अगर जर्क लगता है तो महसूस ना हो जर्क। होता क्या है, अनइवन रोड पर जब आप मूव करते हो तो ऊपर नीचे होने के कारण सॉकर क्या होता है, दबता है। जब सॉकर दबेगा और दबने के बाद जब सॉकर वापस आएगा तो बेटा टाइम लगेगा। बोलिए, टाइम ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? जब टाइम ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लगेगा तो उस दौरान क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको जर्क यानी फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा आपके ऊपर, जिसके कारण आप आसानी से जा सकते हैं। इसलिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं वहां पर सॉकर्स लगे होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट लिखिए, व्हीकल्स आर फिटेड with sockers, comma, which increases the time of transmission of force from the road to the sheets, sheets of vehicle, therefore less force is exerted by passengers and the ride become comfortable। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पर्सन किसी सीमेंटेड फ्लोर पर कूदता है और किसी जो है मतलब कच्चा, जिसे बोलते हैं कच्चा फर्श और पक्का फर्श बोलते हैं, ठीक है, कच्चा फर्श पर कूदता है और पक्का फर्श पर कूदता है, तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा चोट कहां पर लगेगा? सबसे ज्यादा चोट आपको कहां पे लगेगा? जो पक्का फर्श होगा। जो पक्का फर्श होता है उस पे आपको चोट ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कम होता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट पक्के फर्श पर आप जब कूदते हो, जंप करते हो, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण फोर्स आपके ऊपर ज्यादा लगेगा और चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन कच्चा फर्श है या हीप ऑफ मड है, कीचड़ है, या सॉइल है, मिट्टी है, या सैंड है, हीप मानी इकट्ठा, ढेर, तो अगर आप उस पर कूदते हो तो आपका देखिए पैर उसके अंदर धंस जाता है, और धंसने के बाद कुछ डिस्टेंस पर जाके रुकता है, तो धंसने में टाइम लगा कि नहीं लगा? जब टाइम ऑफ कांटेक्ट आपका यहां पे क्या हुआ, बढ़ गया। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? फोर्स कम लगेगा। इस फार्मूले से टाइम ऑफ कांटेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण फोर्स आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कच्चे फर्श पर आपको चोट कम लगेगी और पक्के फर्श पर चोट आपको ज्यादा लगेगी। अंडरस्टैंड? लिखिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज, लिखिए, when a person jumps on a
when a person jumps on a cemented floor, comma, the momentum of the person, the momentum of a person reduced to zero in a very small interval of time, in a very small interval of time, and so the floor exerts a large force, so the floor exerts a large force on his feet, hence the person gets injured, चोट लग जाएगी। लाइन चेंज लिखिए, ऑन द अदर हैंड, when a person jumps on a heap of sand, heap माने ढेर, heap of sand, comma, the change in momentum takes place in longer interval of time, hence a small force is exerted on the feet of the person, therefore he does not get injured, ओके बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहां कहां पर यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है, आपने उसका स्टडी किया। अब आइए बच्चों न्यूमेरिकल, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन acting on a certain mass for 4 seconds, certain mass for 4 सेकेंड, ध्यान से देखिए, gives it a velocity of 20 meter per second. Find the mass of the body if the body was initially at रेस्ट। देखिए दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, जो डेटा दिया पहले उसको लिखते हैं। क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, बच्चों फोर्स दिया है 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्टेन मास ऑफ टाइम जो दिया है वो 4 सेकेंड के लिए दिया है। गिव्स टू वेलोसिटी टी सेकेंड, यानी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। फाइंड द मास
ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। सोल्यूशन देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास जो डेटा दिया है उसमें फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है। तो मोशन ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करोगे, v इक्वल टू, क्या यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस क्या करेंगे 80। v इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू हमारा 4 सेकेंड है। आइए बच्चों इधर देखिए, तो बताइए a इक्वल टू क्या हुआ, 20/4 हुआ कि नहीं हुआ, 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हम लोग का कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया, बोलिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग यहां फोर्स फाइंड करेंगे, F इक्वल टू क्या हो गया, यम में, यम का मतलब कितना है आपको फाइंड करना है, यम। एक्सेलरेशन कितना हो गया 5, अब फोर्स कितना हो गया 100। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। मास इक्वल टू हो गया 20 kg। मास कितना आ गया बच्चों, 20 kg। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले बताया था बच्चों कि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के बेकार है। अगर आप थ्योरी कितना भी रट लीजिए, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। कोई भी कंपटीशन बच्चों आप नहीं निकाल पाओगे, याद रखिएगा। और मेरा आगे का प्रोग्राम यह है बच्चों, मैं आपको बता दूं अभी से ही कि क्लास 9 से ही मैं फाउंडेशन की क्लास चालू करूंगा, लेकिन अभी नहीं मैं चालू करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी और अच्छी करूंगा और आपका जो है सब कुछ बेटर करूंगा। उसके बाद जो है मैं फाउंडेशन की क्लास चालू करूंगा। क्लास 9 से मैं फाउंडेशन की क्लास चालूंगा, क्लास 9 क्लास 10, पहले ये 2 क्लास को मैं निपटाऊंगा। पहले क्लास 9 का पूरा फाउंडेशन का क्लास चलेगा, लेकिन उसमें कुछ फीस हम करेंगे, क्योंकि हम फ्री कब तक पढ़ाते रहेंगे, आपको फ्री मैं बहुत दे रहा हूं। इसकी बेटा अगर इसका मैं क्लास लेता, कहीं भी कोचिंग पढ़ाता तो मुझे बढ़िया अमाउंट मिलता है, लेकिन मैं कुछ भला करके, कुछ सोच करके ही आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन मैं आगे, मेरी गारंटी है कि जो मैं फाउंडेशन क्लास पढ़ाऊंगा आपको, आप हर एक चीज क्लियर हो जाएगा और उससे कोई भी कंपटीशन आप इजीली निकाल सकते हो। मैं 9th क्लास से फाउंडेशन की क्लास चालू करूंगा फिजिक्स की, और उसकी जो फीस होगी वो 1 टाइम पेमेंट होगा, 1 टाइम आपको पेड करना पड़ेगा। और उसी का मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा, कब क्या करना है वो डिटेलिंग होगा। 1 टाइम पेमेंट होगा, 1 ईयर प्रोग्राम है वो, 1 साल में पूरा आपको वो फीस जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन अकाउंट में मेरे जमा करना पड़ेगा। उसको फिर कोड मिल जाएगा, वो कोड खोलेगा, उसी समय आपको सारा वीडियो अपडेट होता रहेगा उसका, ठीक है। तो वो खैर अभी बात की बात है। आप फिलहाल, हम लोग पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। इस समय देखिए लॉकडाउन चल रहा, अभी पता नहीं स्कूल का कब क्या खुलेगा, लेकिन स्कूल कभी भी खुले उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी तैयारी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे का फाउंडेशन का क्या प्रोग्राम है उसको मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन आगे कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और 1 ईयर प्रोग्राम है। 1 ईयर प्रोग्राम का मैं पूरा पैसा जो भी होगा डिसाइड करके, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और उसको अकाउंट में आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पूरा लाइव क्लास भी दे सकते हैं, लाइव भी चाहेंगे तो लाइव की क्लास दे सकते हैं, और नहीं तो डाउनलोडेड क्लास भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये बॉडी ऑफ मास 2 kg, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड आ जाइए। अ बॉडी ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving, 10 kg is moving with a velocity, of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड, क्या फाइंड करना है उसको लिखते हैं, फाइंड द मोमेंटम, अभी पढ़ाया बच्चों, एसोसिएटेड विद द बॉल, एसोसिएटेड विद द बॉल। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, अ बॉडी ऑफ मास जो दिया है वो 10 kg दिया है, ध्यान से देखिए, इज मूविंग विद वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द मोमेंटम, हमको फाइंड द मोमेंटम, पी की वैल्यू फाइंड करना एसोसिएटेड विद बॉल के साथ कितना एसोसिएट होगा मोमेंटम, सिंपल सी बात है। सोल्यूशन, मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी है तो P इक्वल टू एम इंटू यू ले लेंगे, क्या दिक्कत है। मास कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, कितना आ गया मोमेंटम 50, मास का यूनिट हो गया केजी डैश मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया आपका, क्लियर। तो आज बच्चों इतना ही आप लोग पढ़ेंगे, मैंने कहा ना कि एक दिन में नहीं खत्म होगा, ये धीरे धीरे आपका खत्म होगा। आप देखिए पीछे पढ़े होंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और ये धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद।